नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो अभी रेलवे के एग्जाम का सिनेरियो देखते हुए और 2024 से लेकर के अभी तक जो भी पेपर हुए हैं वो बात कर ले। अगर एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, जेई का, आरपीएफ का, तो सब में हमने देखा कि आरआरबी जो है, रेलवे जो है, वो अलजेब्रा के कुछ पैटर्न को पकड़े हुए है और उसी पे लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहा है। तो फिर हमने सोचा कि आपके भी तो अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी देना है, तो वहां पे भी आएगा। तो अगर हम यहां से कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 लेक्चर, और वो भी मात्र आधे आधे घंटे का, मतलब लगभग 2 से ढाई घंटे में हम अलजबरा करा दे रहे हैं, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे जो अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है। और अगर उतना आप कंप्लीट करते हैं तो मान के चलिए कि आप 95% सवाल कर लेंगे आसानी से। इस बात का हम 100% गारंटी ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हम आपके लिए सवाल भी लेके आए हुए हैं जो एनटीपीसी में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है, और कॉन्सेप्ट भी कराएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर लिटिल बिट थोड़ा सा लंबा हो सकता है। उसके बाद कल का लेक्चर आपको बहुत ही छोटा रहेगा, उसके बाद का लेक्चर भी छोटा रहेगा, और उसके बाद का लेक्चर भी छोटा रहेगा। तो धैर्यपूर्वक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो आइए आते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो बस शांति पूर्वक करते जाइएगा और देखते जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि अलजबरा है। तो अब कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताना तो उचित होगा नहीं। तो लिटिल बिट थोड़ा सा इसका पहले भूमिका बनाएंगे, माहौल तैयार करेंगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज अलजबरा। तो अलजबरा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो है हमको इक्वेशन सॉल्व करने में मदद करता है, इक्वेशन बनाने में मदद करता है, फॉर्मूला जो बनता है उसमें भी मदद करता है। तो अलजबरा जो बीज गणित है वो यही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। बाकी इससे आपका कोई सवाल नहीं है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे बेस इसमें जो होता है वो दो चीज होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का जो होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसका मान जो रहेगा फिक्स रहेगा, इसका वैल्यू जो रहेगा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? वैल्यू जो होगा आपका फिक्स होगा। ठीक है, और वेरिएबल का जो होगा इसका चेंजेबल होगा, बार बार बदलते रहेगा। ठीक है, चेंजेबल होगा, बार बार बदलेगा। तो मतलब क्या है सर जी? मतलब कि इसमें कांस्टेंट में ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 12, सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेरिएबल का अगर बात करें तो वेरिएबल में हमारा जो भी एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है, ए बी सी डी होता है, मतलब कि जो भी हम मान लेते हैं तो ये सब क्या वेरिएबल है। तो आप देखते हैं हर समय क्वेश्चन में कि एक्स का मान कहीं 5 है तो कहीं 10 है। तो आखिर क्यों? क्योंकि वो एक्स है। ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा अगर वो एक्स है तो। ठीक है ना? यहां से आगे बढ़ेंगे तो बात को समझने का प्रयास करेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़ेंगे तो दो टर्म के बारे में और जानना जरूरी है, एक तो डिग्री और दूसरा टर्म। तो डिग्री का मतलब हो जाएगा कि हाईएस्ट पावर, किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पावर होगा, सबसे ज्यादा पावर जो होगा उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको आसानी से पूछ लेता है कि यहाँ पे 2x का पावर 4 है, प्लस का 3x का क्यूब है, और प्लस का 6x² है, माइनस का 3x है, और प्लस का 4 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? सबसे बड़ा पावर क्या है? 4 है। तो इसका अगर हम डिग्री बताएं कि डिग्री कितना होगा, तो डिग्री जो है 4 होगा। बात समझ में आ गया? तो किसी भी इक्वेशन का, पोलिनोमियल का जो सबसे ज्यादा पावर होगा वही क्या होगा? उसका डिग्री होगा। टर्म का अगर हम बात करें तो टर्म का मतलब हो गया कि इसमें कितने पद हैं। तो अगर यहां पे हम बात करें तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने पद हैं? आपके 5 पद हैं। बात समझ में आए? जैसे यहां पे अगर हम लिख दे 3x प्लस का 2x और प्लस का 5y, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कितने पद होंगे? तो आप कहेंगे 3 पद होंगे। तो ना भाई, 3 पद नहीं होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 5x प्लस का 5y हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कितने पद है? 2 पद है, मतलब कि दोनों ऐड नहीं होंगे। वैसे ही यहाँ पे पांचों पद आपस में ना ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनका जो
ई है, अलग अलग है, जैसे एक्स का पावर 4 है, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स है 4 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें 5 पद हो गए, यहां पे ऐड हो जाएगा तो इसमें ऐड करके हम बता दिए कि 2 पद होंगे। तो पद का मतलब समझ में आ गया और डिग्री का मतलब समझ में आ गया। यहां से आगे बढ़ेंगे और अब यहां पे आएंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल का मतलब सर जी बहुपद होता है, बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद होता है। अब कोई भी चीज, कोई भी जो दिया हुआ हो बहुपद है और पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए हमको याद रखना होगा कि अगर कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, इनटू में वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर में होल नंबर, वेरिएबल के पावर में होल नंबर, अगर इतना है तो क्या है? वो पॉलिनोमियल है। मतलब कि अगर हमें यहां पे 2x स्क्वायर लिख दिए तो 2x स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल का पावर होल नंबर हो गया, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहां पे हम लिख रहे हैं x का पावर 1/2 तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि 1/2 क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे हम लिख दिए कि रूट अंडर 2x तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे x का जो पावर बनेगा वो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का पावर में 1/2। तो इस तरह से ही क्या है? होल नंबर नहीं है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कोई भी है कि नहीं है उसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम ई वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। खास करके आप ध्यान रखेंगे कि पावर में होल नंबर है कि नहीं है। बात समझ में आ गया? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहां से हम आपको बता देते हैं कि पॉलिनोमियल और को 2 भाग में बांटा गया है। एक तो उसको डिग्री के आधार पे और एक तो टर्म के आधार पे कि उसमें कितने पद हैं। तो अगर टर्म के आधार पे बात करें अगर हम, तो टर्म के आधार पे जो हमारा पहला आता है वो मोनोमियल आता है। मोनो मतलब एक होता है, और मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो जाएगा, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो जाएगा। तीसरा आ जाएगा हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। और 3 या 3 से अधिक पद को हम फिर क्या बोलने लगते हैं? उसको पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल बोलने लगते हैं। वैसे ही जो मोनोमियल है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, वो भी एक बहुपद है। बाइनोमियल को भी, ट्राइनोमियल को भी। लेकिन शुरू में अगर एक पद है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 पद है तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 पद है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, और 4 पद है तो पॉलिनोमियल बहुपद बोलेंगे। अगर डिग्री के आधार पर बांटा गया, जो कि हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है खास करके, तो सबसे पहला आता है हमारा लिनियर पॉलिनोमियल। लिनियर पॉलिनोमियल एक घातीय समीकरण, एक घातीय बहुपद, पोनो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल, नोमियल, ठीक है। मतलब कि इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। इसका डिग्री कितना होगा? 1। हाईएस्ट पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। अगर दूसरा बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि जिसका डिग्री हमारा 2 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हमारा 2 रहेगा, ठीक है। अगला आएंगे तो हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक और आता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम जान लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 2 वो है, ठीक है। अब इसी में से हम उठाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि बहुत ज्यादा सवाल आया हुआ है। आपको सवाल भी, कुछ सवाल तो हम लाए हैं, पूरा सवाल नहीं उठा कर लाए हैं लेकिन कुछ सवाल लाए हैं। आपको दिखाएंगे भी कि कैसे एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जो कि अगर आपको पता हो तो फ्री का नंबर मिल जाएगा। इसलिए थंबनेल में लिखे हुए फ्री का नंबर पाओ, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, तो यहां से आगे आ जाइए, ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक को हम उठाते हैं, क्वाड्रेटिक का हिंदी क्या हो जाएगा? द्विघातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघातीय हो जाएगा, द्विघातीय, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? द्विघातीय। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक कभी इक्वेशन सुनते हैं, कभी पॉलिनोमियल सुनते हैं, तो इसका सबसे पहले आप जनरल फॉर्म जान लीजिए कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर जनरल फॉर्म का हम बात करें, जनरल फॉर्म का, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी।
ई जो है हमारा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है जिसका डिग्री 2 है। और यहां पे एक चीज याद रखना होगा कि ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कभी कभी हमसे रेलवे ई भी पूछा है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो वहां पे ये चीज लिखा होगा और साथ में ये भी देखना होगा कि ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इस ए का मान 0 कर दीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का मान 0 हो गया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ए का मान हम 0 नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा पॉलिनोमियल और इक्वेशन का मतलब समझ लीजिए। तो अगर पॉलिनोमियल का हम बात करें भाई साहब, पॉलिनोमियल का बात को ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल का बात करें तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी लिखा हुआ है तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यही इक्वेशन का अगर हम बात करें, समीकरण बनेगा, तो समीकरण इसको कब बोलेंगे हम? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ई आपका समीकरण बन गया और ई आपका पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। तो यहां पे अंतर क्या है कि इक्वेशन का मान निकलता है और पॉलिनोमियल का मान नहीं निकलता है। तो इक्वेशन जो होगा उसको 0 से इक्वेट कराना पड़ेगा, समीकरण को बराबर में 0 रहेगा, लेकिन पॉलिनोमियल का नहीं रहेगा। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा, इसका एस एक्स का 2 मान होगा। कितना होगा? एक्स का 2 मान निकल के आएगा, एक्स का 2 मान निकल के आएगा। वैसे ही क्यूबिक में चलेंगे तो एक्स का 3 मान निकलेगा, बाई क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो एक्स का 4 मान निकलेगा। तो एक्स का जो 2 मान होगा यहां पे हम फिक्स करते हैं थोड़ा देर के लिए, आपको मान के चलना है कि अल्फा और बीटा होगा। एक्स का 2 मान कौन कौन होगा? अल्फा और बीटा रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम x का मान निकाले तो x का मान निकालने के लिए हम यहां पे सीधी धाराचार्य फॉर्मूला का यूज करेंगे। x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पे x का 2 मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देख पाएंगे आप, एक्स का 2 मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहाँ पे प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो अगर यहां से अल्फा बराबर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस का बी और प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a लिख सकते हैं ना। और बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस का बी माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे में 2a भाई साहब। तो अल्फा और बीटा का मान निकल के आ गया। तो x का 2 मान निकलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना कोई समस्या होगा। बात समझ में आ गया। तो यहां पे पहला चीज आपको याद क्या रखने वाला मिला कि ये चीज मिला। ठीक है। अब यहां पे कभी कभी आपको इस फॉर्मूला में इस जगह पे आपको कहीं कहीं डी लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अंडर रूट में डी। यहां पे भी आप इसके जगह पे आपको अंडर रूट में डी लिखा हुआ मिल सकता है, इसके जगह पे अंडर रूट में डी लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये डी क्या है गुरुजी? तो इस डी को यहां पे समझेंगे। ठीक है ना। इस डी को यहां पे समझेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस डी को समझिए। ये डी क्या है? तो डी जो होता है हमारा भाई साहब, इसको हम बोलते हैं, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है। हिंदी वाला गुस्सा ना करो प्यारे लाल, धैर्य रखो। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। ठीक है, विवेचक। और क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं विविध कर, विविध कर। ठीक है, विविध कर। तो यहां पे डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विविध कर। ठीक है। अब ये डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर होता है गुरुजी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां से जब डी का मान आप निकालेंगे तो 3 तरह के मान निकलेगा, जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यहां पे आपका पहला हो सकता है कि यदि डी का मान क्या हो जाए? डी का मान 0 हो जाए। हो सकता है ना कि डी का मान 0 हो जाए। तो जब भी भाई साहब डी का मान 0 हो जाएगा तो आपको याद रखना है कि जब डी का मान 0 हो जाएगा तो यहां पे दोनों मूल समान होंगे। क्या होंगे? दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, अभी दिखाएंगे। वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है ना। दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, पहला बात। ठीक है। दूसरा बात, अगर यहां पे हो सकता है कि डी अगर 0 हो जाए। दूसरा हो सकता है कि डी जो है 0 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए? डी से 0 से बड़ा मतलब कि डी का मान पॉजिटिव में वैल्यू आ जाए।
अब कुछ भी आ सकता है। तो डी का मान अगर जीरो से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। दोनों मूल, मूल किसको बोल रहे हैं, एक्स के मान को, जो अल्फा और बीटा है उसी को मूल बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, अलग अलग आएगा। यहाँ पे दोनों एक्स का मान सेम हो जाएगा। जैसे अल्फा और बीटा है ना, इसी को मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर डी जीरो हो जाएगा, अगर यहाँ पे डी जीरो हो जा रहा है तो देख पा रहे हैं माइनस का बी बटे टू है और माइनस का बी बटे टू है, तो दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर डी का मान जीरो से ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे दोनों मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न, मतलब कि अलग अलग, एक्स का दो मान आएगा, भिन्न होंगे एवं भिन्न होंगे, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है कि डी का मान अगर जीरो से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, डी जो है जीरो से छोटा हो जाए तो क्या होगा, तो डी जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव होने का मतलब जब यहाँ पे अंदर में निगेटिव नंबर आएगा तो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, काल्पनिक संख्या बन जाता है। और अगर काल्पनिक संख्या बन गया तो फिर कहानी खत्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों मूल काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। अगर डी जीरो से छोटा हो गया तो दोनों मूल काल्पनिक हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। अब काल्पनिक होंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, नंबर सिस्टम में बताए होंगे, आपको याद होगा, ठीक है। जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से, आई से। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस का वन होता है। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको थोड़ा सा भी दुख तकलीफ नहीं होगा, थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक्स का कई गो मान निकल के आ रहा है, दो गो निकल के आ रहा है, ठीक है। एक्स का कई गो मान आ रहा है, दो मान आ रहा है। तो यहां पे भाई साहब ध्यान देना है कि एक्स का जब दो मान आ रहा है तो हमारा अल्फा और बीटा, तो अब क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो पहला तो एक्स का मान पूछ सकता था, अल्फा और बीटा, इक्वेशन दे करके, समीकरण दे करके। तो समीकरण यहाँ पे इस प्रकार से था और एक्स का मान हम लोगों ने निकालना सीख लिया, यही एबीसी से, ठीक है। दूसरा डी से क्वेश्चन पूछेगा कि डी का मान अगर इतना आता है तो जो मूल है वो कैसे होंगे, तो डी का मान निकालना सीख गए। तीसरा अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो जैसे इसका जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा है, क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहां से आपको याद रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का योगफल, क्या होगा, मूलों का योगफल, भाई साहब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब कि सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो माइनस का बी बाई ए होगा। अब यहाँ पे बी है और ए है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। बात समझ में आए, तो एक चीज ये पूछेगा, सब क्वेश्चन दिखाएंगे, धैर्य बना के रखिए। अगला और क्या पूछ सकता है, तो यहां से हमसे समीकरण का फॉर्मूला जानना होगा। समीकरण मतलब कि इक्वेशन, इक्वेशन कभी कभी क्या करेगा आपसे कि अल्फा और बीटा का मान दे देगा और आपसे समीकरण पूछ देगा कि समीकरण बताओ, समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, समीकरण जो होगा, तो यहाँ पे हमारा समीकरण का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। तो ये हमारा समीकरण देगा। अब इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कभी क्या करेगा कि अल्फा और बीटा का मान दे देगा, आपसे समीकरण पूछ लेगा, तो अल्फा और बीटा यहाँ पे दोनों जगह जरूरत है, और या फिर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे देगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे देगा और अल्फा इंटू बीटा दे देगा, तो डायरेक्ट रख के आप समीकरण बना दोगे। बात समझ में आ गया। अब इसी पे आधारित देखो कितने सारे प्रश्न बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण का विविधकर ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक हो जाएगा ना। तो सम्मिश्र संयोगी कॉम्प्लेक्स नंबर, आगे आ जाओ, यहां से देखो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना है और इसका विविधकर 9 है तो के का मान बताना है। तो विविधकर मतलब कि डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है ना, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहां से डी बराबर 9 दे रखा है, तो बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू में 1 और सी के जगह पे के हो जाएगा बराबर में 9। यहां से 9 उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 के बच गया और यहाँ पे 9 माइनस 9 हो जाएगा,
तो माइनस का 4 के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से के का मान कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आ गया? कितने सेकंड लगेंगे सोच लो। अगर समझ लिए ढंग से तो सारा सवाल देखो कैसा है। कह रहा है कि बी के किन मानों के लिए यहाँ पे वास्तविक मूल्य समान होंगे। समान कब होंगे, जब डी का मान 0 होगा। डी का मान 0 होगा तो डी बराबर 0 होना चाहिए। तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो बी आपका कितना है, बी है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4। ए का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, और सी का मान 16 है बराबर में 0। तो यहां से बी स्क्वायर बराबर यहां से कितना हो जाएगा, 16 16 256। 256 को उधर लेके चल जाएंगे, यहाँ पे 256 आ गया। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहां से बी का मान 16 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में होगा भाई साहब, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में होगा। और दो मूल आएंगे ना, दोनों मूल समान है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल इतना है तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या किया है, मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपका भाई साहब दे रखा है 4 माइनस का 3√2। और योगफल कितने, गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 28। तो हम क्या बताएं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, यही बताया है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 माइनस का 3√2 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है और माइनस का 28, तो माइनस का 28 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस इतना है, तो यही आपका ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया प्यारे लाल? आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देख लो। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, इसके मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। पहले तो बोला है कि विविधकर निकालो, यहां से डी का मान निकालो, और साथ में ये भी बताओ कि इसके मूल जो एक्स के मान है वो कैसे हैं, उनका नेचर क्या है। तो भाई साहब निकाल दो, कितने सेकंड लोगे, डी का मान निकाल दो। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 4 का स्क्वायर, और माइनस में 4 ए के जगह पे 3 है और सी के जगह पे 2 है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12 दूना 24, कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। जब डी का मान माइनस का 8 आ गया तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी माइनस 8 है और वहां पे भी माइनस 8 है। तो क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे ना। जब डी 0 से छोटा आ जाए तो कैसे मूल होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का मान जो है कहा गया, विविधकर बराबर माइनस का डी है, तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो अगले सवाल पे आ जाइए, हिलाइए मुंडी और आगे आ जाइए। देखिए सब एनटीपीसी और 2024 से लेकर के 25 तक में आया हुआ सवाल है। देखिए एनटीपीसी 24/6/2025 का शिफ्ट 2 में पेपर में आया हुआ, सब यहाँ पे लगाया हुआ भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12/6/2025 में आया है, यहाँ देखिए 5/6/2025 में आया है, 12/6/2025 में आया है। एक एक शिफ्ट में दो दो सवाल, 16/6/2025 में आया। तो सब अभी फिलहाल एनटीपीसी का ही सवाल चल रहा है, देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, तो ग्रुप डी में नहीं आएगा और अंडर ग्रेजुएट में नहीं आएगा, आना ही आना है। आगे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और ये जो पीडीएफ है आपको क्वेश्चन का, ये आपको वही रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज में अलजबरा के नाम से डाल देंगे, वहां से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा मूलों की प्रकृति बताना है, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, करेंगे ना। डी का मान निकाल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी जब कितना है आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 3। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 3 24 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, माइनस का 23 आ गया। और माइनस का 23 होने का मतलब क्या है, मूल काल्पनिक है। तो परिमेय मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या मतलब वास्तविक संख्या। इसमें भी वास्तविक है, इसमें भी वास्तविक है, तो अधिकल्पित हो जाएगा। अगर यही इंग्लिश में देख लेंगे तो आपको निकल के सामने आ जाएगा। आगे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान पूछ दिया है, डायरेक्ट वही सीधी धाराचार है फॉर्मूला का लगा के। तो एक्स बराबर हम क्या बताए थे, माइनस का बी। तो माइनस का बी और माइनस का बी पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बीच में प्लस ले लिए। अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, और माइनस में 4ac, तो 4 3 12, तो 49 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और बटे में 2 है, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। तो दो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन हमको मिल गया। अब जानते हैं कि यहाँ पे बीच में माइनस होगा, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कितने सेकंड समय लगेगा, ना तो फिर झाल बजाते रहोगे, ठीक है ना।
फिर ऐसे ही निकल जाएगा जिंदगी। यहां से देखो, यहां से कह रहा है कि अल्फा और बीटा है और 3 अल्फा और 3 बीटा वाला समीकरण बताना है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आसानी से निकाल सकते हो। क्या बताएं अल्फा प्लस बीटा? माइनस का बी बटे ए बताया है ना। तो माइनस का 6 बटे, और यहाँ पे पहले से भी माइनस है तो बटे 1, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या बताया? सी बटे ए, तो माइनस का 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यहां से ई जिसका मूल है वो समीकरण बताना है। तो एक्स स्क्वायर समीकरण में बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा की जगह 3 अल्फा और 3 बीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। और एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो 3 अल्फा इंटू में 3 बीटा हो जाएगा। और बराबर में 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहां से 3 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा, और बाहर में 3x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 9 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस का बी बाई ए जो कि 6 है। तो यहाँ 6 18 एक्स हो जाएगा भाई साहब। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 रखोगे माइनस का 45 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 45 बराबर 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में अवेलेबल है। बात समझ में आया कि ना आया? आ गया ना। तो आगे बता दो, यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, यहाँ पे मूल बताना है। 2-4 क्वेश्चन आप कर लो। यहाँ पे भी आपको बताना है मूलों की प्रकृति। तो इतने सारे सवाल हम लेके आए हुए थे जो कि आपको करवा दिए, और इसी पे पैटर्न पे आ रहे हैं। बाकी क्यूबिक पे आ रहा है, तो अगला लेक्चर में क्यूबिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जो बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि इस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो ये भी एक लेक्चर में करवाएंगे, और एक लेक्चर में आपको करवाएंगे जो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा। अगर x यहां से पूछ देगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा। यहां से हमसे पूछ सकता है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 कितना होगा। तो एक लेक्चर में ये सब करवाएंगे। 4 लेक्चर कराएंगे, और चारों लेक्चर में आपका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, तो बस आज का सभा यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर अगले लेक्चर में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, पढ़ के मजा आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू।